Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of opportunistic mycosis. तो opportunistic mycosis के ऊपर एक वीडियो पहले से बना चुकी है, ये उस वीडियो की कंटिन्यूएशन है, पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसको देख लेना, तभी आपको पार्ट 2 सही तरह समझ आएगा। वैसे आपको पार्ट 2 वैसे भी समझ आ सकता है। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो आपने सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल का हिस्सा बन जाना है। तो स्टार्ट करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस डिजीज़ का नाम है। ऐसे डिजीज़ होते हैं जो किसी इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर ही डिजीज़ करवाते हैं। इसके अंदर कैंडिडा आ जाता है, क्लिप्टोकोकस आता है, एस्परजिलस आता है, म्यूकोर माइकोसिस आता है। कैंडिडा की बात करते हैं, कैंडिडा का मेनली जो स्पीशी होती है वो कैंडिडा अल्बाइकन होती है, लेकिन कैंडिडा के अल्बाइकन के अलावा कैंडिडा ग्लैब्रेटा भी होती है, कैंडिडा ओरियस भी होती है। ठीक हो गया, कैंडिडा ओरियस 3 मेजर स्पीशीज है, लेकिन मेजर में से भी मेजर जो होगी वो कैंडिडा अल्बाइकन होगा। तो कैंडिडा अल्बाइकन होता क्या? कैंडिडा अल्बाइकन क्या करवाता है? थ्रश करवाता है, ओरल थ्रश, वेजाइनल थ्रश, इसोफिजियल थ्रश, जिसको इसोफिजाइटिस बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा डायपर रैश करवाता है, क्योंकि डायपर के अंदर स्किन जो होती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाती है और मॉइस्ट होती है। ठीक है, वेट, मॉइस्ट और वार्म स्किन के ऊपर कैंडिडा आसानी से प्रोलिफरेट कर जाता है। इसके अलावा क्रॉनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस भी करवाता है। और इसके अलावा ये राइट साइडेड एंडोकार्डिटिस करवाता है, स्पेसिफिकली इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स के अंदर। ब्लड स्ट्रीम का इन्फेक्शन कराता है। जब भी किसी ब्लड स्ट्रीम का इन्फेक्शन आएगा तो आपने लास्ट में ये ऑब्जर्व करना EMIA, जिस तरह आइटस होता है वो इन्फ्लेमेशन को शो करता है, इसी तरह ब्लड स्ट्रीम के इन्फेक्शन को ईमिया से शो करती है। तो कैंडिडा के इन्फेक्शन को कैंडिडीमिया से शो करेंगे। इसके अलावा जो आइस का जो फ्लूइड सिस्टम है उसकी डक्ट होती है, उसकी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसको बोलते हैं एंड ऑफ्थल्माइटिस। एंड ऑफ्थल्माइटिस भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो जाता है। जबकि कैंडिडा ग्लैब्रेटा सेकंड नंबर के ऊपर आता है कि इसके ऊपर डिसेमिनेटेड कैंडिडा इन्फेक्शन, जिसको आप कह सकते हो कैंडिडीमिया, क्योंकि जो चीज़ जिसने दूसरे ऑर्गन को इन्वेट करना है तो वो पहले ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी, फिर ही वो दूसरे टिश्यू को इन्वेट करेगी। तो कैंडिडीमिया के अंदर दूसरा नंबर आता है कैंडिडा ग्लैब्रेटा का, और रिलेटिवली ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंट होता है। इसके बाद कैंडिडा ओरिस का नाम आता है। कैंडिडा ओरिस क्या करवाता है? ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन करवाता है और काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी होता है। ओके अब इसके नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है? कहते हैं कि थर्मली डाइमॉर्फिक होता है। स्केची की वीडियोस के मुताबिक थर्मली डाइमॉर्फिक था, लेकिन बुक के अंदर थर्मली डाइमॉर्फिक नहीं लिखा हुआ। इन शॉर्ट ये यीस्ट और मोल्ड दोनों फॉर्म में रहता है। मोल्ड फॉर्म होती है उसको जर्म ट्यूब बोलते हैं, जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एग्जिस्ट करती है हीट इन्वायरमेंट के अंदर। जबकि इसकी जो कहते हैं सूडो हाइफी, यीस्ट विद सूडो हाइफी, वो कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे जो यीस्ट होते हैं ये सूडो हाइफी अरेंजमेंट की फॉर्म में होते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में आपको बडिंग यीस्ट नजर आ रहा होगा, सूडो हाइफी लाइक अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन जो ट्रू हाइफी होते हैं वो जब बनते हैं जब वो टिश्यू को इन्वेट कर रहा होता है, और आपको जर्म ट्यूब भी नजर आती होगी। तो जर्म ट्यूब का आप ऑब्जर्व करो, इसके कंपेयर करो तो आपको दोनों का फर्क पता चल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन टेस्ट होता है, कैंडिडा को दूसरी स्पीशीज से डिफ्रेंशिएट करता है। पहले तो हमने 3 मेजर पढ़ी थी, कैंडिडा अल्बाइकन था, ग्लैब्रेटा था और कैंडिडा ओरियस था। लेकिन इसके अलावा कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस होता है, कैंडिडा प्रेप्सिलोसिस होता है, कैंडिडा क्रूसाई होता है, कैंडिडा ग्लैब्रेटा होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन टेस्ट होता है, वो इनको डिफरेंशिएट करवा देता है। इसके अलावा जो कैंडिडा डुबिलेंसिस है ये भी कैंडिडा अल्बाइकन से रिजेंबल करता होता है, लेकिन आपने डिफरेंशिएट किस तरह से करना है? दोनों के दोनों अपॉर्चुनिस्टिक इन केस के अंदर इन्फेक्शन करवाते हैं, दोनों के दोनों अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस है। लेकिन दोनों जो क्लैमिडोस्पोर बनाएंगे डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, जो कैंडिडा अल्बाइकन होगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, जबकि कैंडिडा डुबिलेंसिस है ये 42 के ऊपर नहीं बनाता, बल्कि 25 वगैरह इस तरह के कोई टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन 42 के ऊपर नहीं बनाता। अब इनका ट्रांसमिशन क्या होती है? कैंडिडा अल्बाइकन नॉर्मली हमारे फ्लोरा का पार्ट होता है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, जहाँ पे म्यूकोसा होगा वहाँ पे होगा, स्पेसिफिकली माउथ के अंदर, इसोफेगस के अंदर और विजाइना के अंदर काफी अबेंडेंट होता है। अब अगर न्यू बॉर्न के अंदर जो थ्रश होती है उसका मेन कॉज क्या होता है कि अगर वो न्यूबॉर्न किसी इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से पास करेगा, स्पेसिफिकली ऐसे वजाइना जिसके ऊपर कैंडिडा ने हाईली कॉलोनाइजेशन की हुई है, जहाँ पर कैंडिडा की कॉलोनी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रश हो सकती है। ठीक हो गया। और जो कैंडिडा स्किन के ऊपर होते हैं, तो कैंडिडा स्किन के ऊपर जो कैंडिडा होते हैं वो करवा देते हैं इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन करवा देते हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पर बाजू का ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट हमारी स्किन को पेनिट्रेट करता है, नीडल्स हो गया, इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स में यूरिनरी कैथीटर्स है, तो जो कैथीटर वगैरह यूज करते हैं, स्पेसिफिकली यूरिनरी कैथीटर के लिए वर्ड लिखा हुआ है फोली कैथीटर। इस केस में जो स्किन पंचर हो जाएगी, स्किन पंचर होने के बाद जो कैंडिडा स्किन के ऊपर होगा वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। पैथोजेनेसिस किस तरह से होती है? मेनली जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है हमारी बॉडी का कैंडिडा के अगेंस्ट, वो होता है हमारी स्किन का इंटैक्ट होना, म्यूकस मेम्ब्रेन का इंटैक्ट होना। लेकिन जैसे ही स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन
ब्रीच होती है, किस वजह से, किसी वूंड हो गया, नीडल से, इंट्रावीनस ड्रग यूजर से, या कैथीटर यूज कर रहे हैं, तो इस केस में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का मैकेनिकल बैरियर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे मैकेनिकल बैरियर आ जाती है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आ जाती है, स्पेसिफिकली हेल्पर टी सेल टाइप 1। ये सेल प्रोड्यूस क्या करती है, ये सेल गैमा इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करती है। ये गैमा इंटरफेरॉन मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। वो मैक्रोफेज एक्टिवेशन के बाद इस कैंडिडा को डिस्ट्रॉय कर देती है फेगोसाइटोसिस से। इसके अलावा न्यूट्रोफिल भी इन्वॉल्व हो जाती है। ये कैसे पता चला कि किसी के अंदर न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा, तो उसके अंदर कैंडिडा का इन्फेक्शन काफी कॉमन हो जाता है। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर लोकल या सिस्टेमिक होस्ट डिफेंस इंपेयर्ड हो जाती है, तो फिर कैंडिडा काफी ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देता है। अगर कैंडिडा माउथ के अंदर ग्रो करेगा, तो वहां पर ओरल थ्रश करवा देगा, व्हाइट पैचेस करवा देगा माउथ के अंदर, जिसको बोलते हैं हम सिंपल वाइट पैचेस को थ्रश बोलते हैं, ओरल थ्रश बोलते हैं। एक थ्रश असल में होता है क्या, थ्रश एक सूडो मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सूडो मेम्ब्रेन आपने पढ़ा था कि डिप्थीरिया की वजह से होती है और कोलेस्ट्रीडियम डिफिसिल की वजह से होती है। और कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जो कोलेस्ट्रीडियम डिफिसिल को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, मेनली वैनकोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल, और जो करवा देती है उसके अंदर क्लिंडामाइसिन है, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है, फ्लोरोक्विनिलोज होते हैं, एम्पीसिलिन होता है। ये तो फार्माकोलॉजी की बात हो गई है। तो होगा क्या, पहला जो डिजीज है या पहला जो कंडीशन है वो है थ्रश हो गया, ओरल थ्रश हो गया। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है वो है विजाइनाइटिस, विजाइना के म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन। तो वहाँ पे ईचिंग होती है। ईचिंग का मतलब क्या, खुजलाहट जिसको बोलते हैं। ठीक है, खुजली हो रही होती है, डिस्चार्ज होती है। और जो डिस्चार्ज या उसका जो इन्फेक्शन होता है, विजाइनाइटिस होता है, तो वो उसको कौन कौन से फैक्टर बढ़ा देते हैं, पहला पीएच, दूसरा डायबिटीज, और तीसरा यूज ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, अगर एंटीबायोटिक यूज करेगा तो एंटीबायोटिक हमारे लैक्टोबैसिलस को, स्पेसिफिकली फीमेल के लैक्टोबैसिलस को सप्रेस कर देती है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ये पीएच को कम करता है, ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करते हुए एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से पीएच को ड्रॉप कर देता है। लेकिन अगर पीएच ड्रॉप होने के बजाय ज्यादा हो गया, एंटीबायोटिक्स यूज किया, डायबिटीज है, तो इस केस के अंदर कैंडिडा का इन्फेक्शन काफी कॉमन हो जाता है। अब कैंडिडा में होता है कि जो स्किन की इन्वायन होती है, स्किन को ब्रीच करता है, तो वो किस इन्वायरमेंट के अंदर होती है, वार्म मॉइस्ट एरियाज में होती है। ठीक हो गया, जो वार्म मॉइस्ट एरियाज होते हैं वो रेड और वीपिंग हो जाती है। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखो मेनली फिंगर और नेल्स होती है, अगर वो पानी के अंदर हम उसको बराबर या काफ़ी घंटों तक रखें, तो जो फिंगर्स हो गए वो काफ़ी ज़्यादा उनकी स्वेलिंग हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो डिश वॉशर्स होते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनके अंदर कैंडिडा का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। ठीक हो गया, क्योंकि इस केस के अंदर वार्म और मॉइस्ट एरियाज के ऊपर स्किन की इन्वेजन काफ़ी कॉमन हो जाती है। ओके, और इसकी वजह से स्किन जो नेल्स है उसकी थिकनिंग या लॉस भी देखने को मिल सकता है। अगर इन्फेंट के अंदर डायपर को चेंज ना करे, तो डायपर वेट हो जाए, तो मॉइस्ट वार्म एरिया के अंदर क्या हो सकता है, डायपर रैश हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको डायपर रैश देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली एक्सटेंसिव एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन इन पेरी इनल एरिया। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल के अंदर एड्स वाला पेशेंट है या कोई इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन यूज कर रहा है, तो कैंडिडा बहुत सारे ऑर्गन तक फैल जाएगा और वहाँ पे क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस करवा देगा। क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस होती क्या, म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस में ये होता है कि स्किन तो हमारा बाहर वाला क्यूटेनियस और म्यूकोजा, ओरल और जेनिटल म्यूकोजा, आपको बताया था थ्रश होती है, वजाइनाइटिस हो जाता है। और नेल्स के ऊपर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली जो टी सेल डेफिशिएंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर। अब ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर इंटरल्यूकिन 17 के जीन में म्यूटेशन आ गई है या इसके रिसेप्टर में आ गई है, तो उनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। तो इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है, क्योंकि इंटरल्यूकिन 17 ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता होता है। तो ऐसे पर्सन जो किसी इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन यूज करे, तो उनके अंदर कैंडिडा का इन्फेक्शन काफी कॉमन होता है। और कौन कौन सी कंडीशन होती है जो कैंडिडियासिस करवा देती है, स्पेसिफिकली डिससेमिनेटेड। ठीक, कौन सी, डिससेमिनेटेड। ठीक हो गया। अभी यहाँ तक तो हमने क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस पढ़ा था। अब यहाँ पर डिससेमिनेटेड का और दूसरे कॉज देख लेते हैं। डिससेमिनेटेड का ये हो सकता है कि अगर नीडल की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट पंक्चरिंग है, इंट्रावीनस ड्रग यूजर है, इनड्वेलिंग इंट्रावीनस कैथीटर यूज होते हैं, या हाइपर एलिमेंटेशन है, इन तीनों केसेस की वजह से भी राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस हो सकता है या फिर एंडोफ्थल्माइटिस हो सकती है। हमारा आइज का जो फ्लूइड सिस्टम है इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ये भी कैंडिडा की वजह से होता है। ठीक हो गया, कैंडिडा की वजह से होता है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो कैथीटर्स के ऊपर बायोफिल्म होना या किसी प्रोस्थेटिक डिवाइसेस के ऊपर बायोफिल्म होना, ये भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है फॉर कैंडिडा इन्फेक्शन। अब लास्ट है कैंडिडा एसोफेजाइटिस, बाकी सब चीज़ें हो गई है। तो कैंडिडा एसोफेजाइटिस किसको इन्वॉल्व करता है, स्टोमक के लोअर पार्ट को, स्पेसिफिकली एब्डोमिनल पार्ट को और स्मॉल इंटेस्टाइन को।
स्टोमक का तो एब्डोमिनल पार्ट होता नहीं है। एसोफेगस का एब्डोमिनल पार्ट स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को किस इंडिविजुअल के अंदर, जिसके अंदर ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है, ठीक हो गया। जबकि डिससेमिनेशन कब होती है, स्पेसिफिकली राइट साइडेड एंडोकार्डियटिस थैलेमाइटिस किस वजह से होता है, इंट्रावीनस ड्रग यूजर की वजह से, इंट्रावीनस कैथीटर की वजह से, फोली कैथीटर की वजह से। जिसके अंदर इम्यूनो सप्रेशन होगी तो उसके अंदर डिससेमिनेशन देखने को मिलेगी। और स्किन की इन्वर्जन किस कंडीशन के अंदर होती है, जब वार्म मॉइस्ट एरियाज होती है, ओके, वार्म मॉइस्ट एरियाज होते हैं। और थ्रश कब होती है, थ्रश कब होती है और विजाइनल थ्रश कब होती है, स्पेसिफिकली जिसमें अगर आप एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो वो लैक्टोबैसिलस को सप्रेस कर देती है। इसके बाद हम देख लेते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस को। अब यहाँ पर कैंडिडा के बारे में एक मैंने वर्ड लिखा हुआ है, कैटालिस पॉजिटिव। कैंडिडा कैटालिस पॉजिटिव है और इन सब के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो एम्फोटेरिसिन बी होती है। इन सब के लिए मेनली एम्फोटेरिसिन बी इस्तेमाल होती है। जिस तरह यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी हुई थी कि सिस्टेमिक माइकोसिस के अंदर इट्राकोनाजोल प्लस एम्फोटेरिसिन बी, ओके, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस को आपने किस तरह से करना है, जो टिश्यू का एक्सुडेट होता है, इन्फ्लेमेटरी जो लीजन होती है या टिश्यू के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यीस्ट देखने को मिलेगी स्पेसिफिकली, जिनकी बडिंग होगी और सूडो हाइफी देखने को मिलेगी। ये वाहिद यीस्ट है जो ग्राम स्टेनिंग भी लेता है, तो ये ग्राम पॉजिटिव होता है और इसको विजुलाइज करने के लिए स्पेशलाइज स्टेनिंग करते हैं जिसको बोलते हैं कैल्कोफ्लोर वाइट स्टेनिंग, ठीक है। स्टेनिंग के बाद बारी आती है कल्चर की। तो कल्चर के अंदर ये जो टिपिकल यीस्ट कॉलोनी होगी वो स्टैफिलोकोकल कॉलोनीज को रिजेंबल करती है। जो जर्म ट्यूब होती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, बाकी कोई कैंडिडा की स्पीशीज नहीं बनाती। इसके अलावा जो क्लाइमिडोस्पोर्स होती है 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर देखने को मिलते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट किसी काम के नहीं होते। अब लास्ट है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर पीसीआर आ जाता है। पीसीआर किसको इनकोड करेगा, ऐसे डीएनए को डिटेक्ट करेगा जो राइबोसोमल आरएनए को इनकोड करता है। जबकि एक जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है जिसमें माल्टीटॉफ आ जाता है, माल्टीटॉफ, तो माल्टीटॉफ किसको डिटेक्ट करता है, इसकी प्रोटीन को डिटेक्ट करता होता है। कहते हैं कि जो कैंडिडा ओरियस होता है इसको डिस्टिंग्विश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कल्चरिंग वगैरह से, तो पीसीआर और जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्निक यूज़ की जाती है। जो मेनली जो ड्रग होती है कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए, पहले तो मैंने आपको कहा था एम्फोटेरिसिन बी सब में इस्तेमाल होगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा ड्रग कौन कौन सी है, ठीक है, जो फ्लूकोनाजोल होती है ये ओरोफेरेंजियल और विजाइन और इसोफेगल थ्रश के लिए, और विजाइनल के लिए नहीं, इसोफेगल थ्रश के लिए। ये हमने फार्माकोलॉजी के अंदर कवर करना है, एंटी फंगल ड्रग्स, तो उसको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा। अब क्रिप्टोकोकस की तरफ आ जाते हैं। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस ने क्रिप्टोकोकोसिस करवा देना, स्पेसिफिकली क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस करवा देना। अब सारे के सारे अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस है, तो एड्स के अंदर आपको सारे भर भर के देखने को मिलेगी। एक तो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस है, दूसरी स्पीशी है क्रिप्टोकोकस जेटाई। अब ये जेटिफ्लोक्सासिन से आपने इसको याद रखना, जिस तरह जेटिफ्लोक्सासिन था 3rd जनरेशन फ्लोरोक्विनिलोन था, तो इसी तरह क्रिप्टोकोकस जेटाई होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ये थी कि सूडो हाइफी वगैरह थे, ठीक है, और नॉर्मल हाइफी भी देखने को मिलते हैं जब वो टिश्यू को इन्वेट करता है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, ओवल बडिंग यीस्ट होगी, लेकिन क्या होगी, ओवल होगी, और उसको सराउंड करने वाला वाइट पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होगा। अब ये ऑर्गेनिज्म करता क्या, ऑर्गेनिज्म नैरो बेस्ड बड बनाता है, जबकि ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस ये वाइट या ब्रॉड बेस्ड बड बनाता है। तो उसको याद करने का तरीका क्या है, इसके जो ये मेनिंजाइटिस करवाना है ना, मेनिंजाइटिस, तो तीसरा स्पेलिंग है एन, तो ये नैरो बेस्ड बड बनाता है, जबकि ब्लास्टोमाइसिस ये ब्रॉड बनाता है, बी से ब्रॉड और बी से ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस। ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, इन सब की ट्रांसमिशन वैसे किस वजह से होती है, ये इनहेलेशन से होती है मेनली, ठीक हो गया। कहते हैं कि जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस है ऐसी सॉइल के अंदर जिसके अंदर बर्ड्स की ड्रोपिंग है, पिजन्स की ड्रोपिंग है, फीसिस है, उसके अंदर ग्रो करता है, लेकिन बर्ड्स के अंदर इन्फेक्शन नहीं होता। ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन कैसे होगा, जब ह्यूमन इसकी इनहेलेशन करेगा इस ऑर्गेनिज्म की। इसके अंदर ये भी कहते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होती, जबकि क्रिप्टोकोकस जेटाई ये यूकलिप्टस प्लांट्स के अंदर होता है, यूकलिप्टस प्लांट्स के अंदर, जो काफ़ी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, यूरोप के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काफ़ी कॉमन होता है। पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर क्या देखने को मिलेगा, चूंकि इसकी ट्रांसमिशन इनहेलेशन से हो रही है तो ये लंग का इन्फेक्शन करवाएगा। अब लंग का इन्फेक्शन होता है या तो सिम्प्टोमेटिक भी होता है या फिर निमोनिया का रिड्यूस कर देगा, जिसमें आपको फीवर, हेडेक और वीजिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। जो डिजीज होता है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस का किसके अंदर होता है, अपॉर्चुनिस्टिक पेशेंट के अंदर, एड्स वाले पेशेंट के अंदर, ठीक हो गया। और वहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म डिससेमिनेट कर देता है, स्पेसिफिकली मेनिंजीज के पास, और वहाँ पे मेनिंजाइटिस करवा देता है। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी कॉमन होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और देख लेते हैं, कहते हैं कि जो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं एड्स के जो क्रिप्टोकोकस से इन्फेक्टेड होते हैं, तो अगर हम हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यूज करते हैं, जिसको HART बोलते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यूज करते हैं, तो उसकी वजह से सिम्पटम की एग्जैक्टर्बेशन हो जाती है, सिम्पटम मजीद एग्जैजरेट कर जाते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इसकी कॉज क्या होता है कि जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यूज करते हैं, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर, नो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर, प्रोटीएस इनहिबिटर, दूसरी सब चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, CD4 की काउंट
को बढ़ा देती है। अब CD4 की काउंट उतनी ज़्यादा होगी तो जितनी CD4 ज़्यादा होगी उतनी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी, और इसी इन्फ्लेमेशन की होने की वजह से क्या होती है, बहुत सारे पेशेंट्स क्रिप्टोकोकस IRIS की वजह से मर जाते हैं, इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए, पहले पेशेंट को ट्रीट करना है किससे, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस वाले इन्फेक्शन से। तब HART स्टार्ट करना है, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। अब जो क्रिप्टोकोकस जेटाई है इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन एक ग्रानुलोमा वगैरह करवा देता है। अब स्पाइनल फ्लूइड के अंदर क्या करेगा, स्पाइनल फ्लूइड होगा क्योंकि मेनिंजाइटिस करवाता है, तो मेनिंजाइटिस के अंदर मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन होती है। मेनिंजेस ना सिर्फ ब्रेन में बल्कि स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है। तो स्पाइनल फ्लूइड को इंडियन इंक से मिक्स करेगा तो जो यीस्ट के सेल होंगे वो माइक्रोस्कोपिकली नजर आएंगे। किस तरह से नजर आएंगे कि पूरा का पूरा इंडियन इंक प्रिपरेशन के अंदर आपको बडिंग यीस्ट देखने को मिलेगी। व्हाइट कैप्सूल होगा, जो इंडियन इंक होगा वो असल में डार्क बैकग्राउंड बना लेगा, वो यीस्ट को सराउंड या यीस्ट को स्टे नहीं करेगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसका व्हाइट पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है। ठीक हो गया, व्हाइट पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्टेनिंग भी होती है इसके लिए, जो जिनको बोलते हैं PAS स्टेनिंग या PAS स्टेन, पीरियोडिक एसिड स्टेन है, मिथिनामीन सिल्वर है, म्यूकी या म्यूसी कैरमीन स्टेन, ये भी इस्तेमाल करते हैं इसकी विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक हो गया। और इसकी कॉलोनी में देखा तो कॉलोनी हाईली म्यूकॉइड होती है, इसके अंदर आपको कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड देखने को मिलता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट करें तो सीरोलॉजिकल टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी दोनों के लिए देखने को मिलेंगे। इन्फेक्टेड स्पाइनल फ्लूइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एंटीजन देखने को मिलेगा, वो असल में कैप्सूल वाला ही होगा। ठीक है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए लेटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट, CRAG टेस्ट। CR क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट होता है। और दूसरा होगा PCR बेस्ड टेस्ट है, PCR बेस्ड टेस्ट। और PCR बेस्ड टेस्ट क्या करता है, राइबोसोमल DNA को डिटेक्ट कर लेता होता है। ठीक है, अब कहते हैं कि क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस और जेटाई को डिफरेंशिएट करने के लिए जो मीडियम होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, तो हम इनको डिफरेंशिएट करते नहीं है। क्या होगा ट्रीटमेंट के लिए, एम्फोटेरिसिन B या फ्लूसाइटोसिन है मेनिंजाइटिस के अंदर डिससेमिनेटेड के लिए। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ किडनी का डैमेज है, प्री एग्जिस्टिंग, उसको पहले से किडनी का डैमेज है, तो एम्फोटेरिसिन B इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक हो गया। बाकी फ्लूकोनाजोल इस्तेमाल करते हैं इसकी सप्रेशन के लिए, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं एस्परजिलस के लिए। एस्परजिलस क्या होता है, एस्परजिलस 3 तरह के डिजीज करवाता है। एस्परजिलोसिस होता है, स्पेसिफिकली इन्वेसिव एस्परजिलोसिस होता है, एस्परजिलोमा होता है जिसको आप फंगल बाल बोलते हो। तीसरा क्या होता है, ABPA, इसका क्या मतलब है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। अब एस्परजिलस और म्यूकोरमाइकोसिस ये दोनों के दोनों मोल्ड्स के फॉर्म में रहेंगे, दोनों के दोनों डाइमॉर्फिक नहीं होंगे। अब इसमें सेप्टेट हाइफी होगी और इसमें एसेप्टेट हाइफी होगी। इसमें V शेप होगा और इसमें राइट एंगल देखने को मिलेगा, यानी इसमें एंगल काफ़ी ज़्यादा होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, यानी इसमें जो ये वाइड एंगल है और ये शॉर्ट एंगल या नैरो एंगल, जबकि यहाँ पर आपको मैंने बताया था यहाँ पे बडिंग नैरो और ब्रॉड थी, तो आपने सर से इनको डिफरेंशिएट कर लेना है। तब एस्परजिलस मोल्ड्स के फॉर्म में रहता है, डाइकोटोमसली इसके हाइफी होते हैं। ठीक हो गया, इसके वाल्स पैरेलल होती है, जबकि म्यूकोरमाइकोसिस के हाइफी ई सेप्टेड होती है। इसकी कोनिडिया क्या होते हैं, एस्परजिलस के रेडिएटिंग चेन बनाते हैं। अगर आप यहाँ से देखो तो उसके कोनिडिया रेडिएटिंग चेन बना रहा है, लेकिन अगर B वाले को कंपेयर करो तो उसके जो कोनिडिया स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज है, जिसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, तो ये स्पोरेंजियम है, जबकि इसके कोनिडिया क्या होते हैं, रेडिएटिंग चेन के फॉर्म में होते हैं। ट्रांसमिशन क्या होती है, ट्रांसमिशन इनहेलेशन रूट से होती है, एरोसोल ट्रांसमिशन होती है। अब एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के बारे में पढ़ लेते हैं। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस क्या करता है, कोलोनाइज करता है और इन्वेट करता है किस टाइप की जगह को, एब्रेडेड स्किन को, वुंड को, बर्न्स को, कॉर्निया को, एक्सटर्नल ईयर को, पैरानेजल ईयर साइनसिस को। और ये वाहिद फंगस है या उन फंगस में से है जो साइनोसाइटिस करवा देती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर, स्पेसिफिकली क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज वाले पेशेंट के अंदर, न्यूट्रोपीनिया वाले पेशेंट के अंदर। तो ये लंग को इन्वेट करता है, वहाँ पे हिमैटोमेसिस करवा देता है। हिमैटोमेसिस का क्या मतलब है, ब्लड इन स्प्यूटम, उसको हिमैटोमेसिस करवाते हैं। ब्रेन के अंदर ये ब्रेन की एब्सेस करवा देता होता है। ठीक है, अब कहते हैं कि जो ये तो हो गया इन्वेसिव एस्परजिलोसिस। अब एस्परजिलोमा की बात करते हैं। अब एस्परजिलोमा कहते हैं कि जो लंग्स के अंदर कैविटीज होती है, अगर किसी बंदे को पहले से TB का इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अंदर कैविटीज बनना शुरू हो जाती है। उन कैविटीज के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, एस्परजिलस देखने को मिलता है, और वहाँ पे ये फंगस बाल करवा देगा, जिसको एस्परजिलोमा बोलते हैं। एक्सरे में किस टाइप का नजर आएगा, एक्सरे में ये बिल्कुल ऐसे नजर आएगा कि कोई जगह खाली हुई पड़ी है, इसको किसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है।
ठीक हो गया। तो ये फंगस बाल देखने को मिलता है लंग्स के अंदर। अब इसके लास्ट में एबीपी है, एक एलर्जिक सिचुएशन है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन असल में बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने पढ़ा था इम्यूनोलॉजी के अंदर कि आपको 2 एक्सपोजर चाहिए होती है, फर्स्ट एक्सपोजर सेकंड एक्सपोजर। फर्स्ट एक्सपोजर में आईजीई ज़्यादा बन जाती है और सेकंड एक्सपोजर के अंदर सारा हमला हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसका बिल्कुल वही पैथोफिजियोलॉजी है जो अस्थमा जैसी है, तो आपने इसको अस्थमा वाली वीडियो के अंदर कवर कर लेना। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले क्या करोगे, माइक्रोस्कोपिक होता है, सेप्टेट ब्रांचिंग हाइफी होते हैं। कल्चर के अंदर आपको कॉलोनी देखने को मिलेगी, रेडिएटिंग कोनिडिया देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। और इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के केस के अंदर आपको ज़्यादा जो एंटीजन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं ग्लैक्टो मनान एंटीजन देखने को मिलता है, जबकि एबीपीए के अंदर आपको आईजीई एंटीबॉडी देखने को मिलेगी और इओजिनोफिलिया देखने को मिलेगा। इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस किया वोरिकोनाजोल है। वोरिकोनाजोल में आई आ रहा है तो आपने इसको आई से याद रखना, वोरिकोनाजोल। जबकि लाइपोसोमल एम्फिटेरिसिन बी भी इस्तेमाल करती है और दूसरी चीज़ें भी यूज़ करते हैं, वो अल्टरनेटिव है। लेकिन जो फंगस बाल है, फंगस बाल को सर्जिकली रिमूव करते हैं, इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको कोर्टिकोस्टेरॉइड से या एंटी फंगल ड्रग इट्रोकोनाजोल से ट्रीट करते हैं। अब लास्ट है म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस जिसको जाइगोमाइकोसिस फाइकोमाइकोसिस भी करवाते हैं। ठीक है। तो वैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखे हुए 3 मोल्ड्स लिखे हुए जिनको सेप्रोफाइटिक मोल्ड्स भी बोलते हैं, म्यूकोर, राइजोपस और एब्सिडिया। ठीक हो गया। डायमॉर्फिक नहीं होते, इनकी ट्रांसमिशन क्या होती है, एयरबोर्न से, सेक्सुअल स्पोर्ट से होती है और उन टिश्यू को इन्वेट करते हैं, उस पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं जिसका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सप्रेस है। ये करते क्या, ये ब्लड वेसल को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं, स्पेसिफिकली पैरानेजल एयर साइनसेस की, लंग्स की, गट की, और वहाँ पे इनकी इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं, इन्फेक्शन करवा देते हैं उस टिश्यू का, जिसके अंदर डायबिटीज़ है तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, बर्न्स है, बोन मैरो सप्रेशन या ट्रांसप्लांट है। ल्यूकेमिया वाले पेशेंट रिलेटिवली ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। डायबिटिक पेशेंट के अंदर एक राइनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस है। राइनो का मतलब है पैरानेजल एयर साइनसेस, सेरिब्रल का मतलब ब्रेन। अब होता यह है कि जो मोल्ड्स के स्पोर है, ये सेक्सुअल स्पोर है, वो साइनसिस के अंदर जर्मिनेट करते हैं, वहाँ पे हाइफी बनते हैं, फिर वो हाइफी ऐसे ब्लड वेसल को इन्वेट कर लेती है जो ब्रेन को सप्लाई करती है। इसकी वजह से ब्लड वेसल की डिस्ट्रक्शन की वजह से ब्रेन को इस्कीमिया हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ज़्यादातर 60% केस में राइजोपस म्यूकोरमाइकोसिस करवाता है। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर नॉन सेप्टेड हाइफी देखने को मिलेगा, ब्रॉड इरेगुलर वाल्स होगी, एसेप्टेड होगे और राइट एंकल ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। कॉलोनी करोगे तो आपको कॉलोनी के अंदर जो कोनिडिया होगे, जो स्पोर्स होगे, स्पोरेंजियम के अंदर देखने को मिलते होते हैं। ठीक हो गया। और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी होती है। अब बाकी है निमोसिस्टस जीरोविकाई। तो निमोसिस्टस जीरोविकाई या जीरोविसाई जो मर्जी बोल लो, इसको हमने कवर किया है इसमें प्रोटोजोआ में, क्योंकि देखा जाए मालिकुलर एनालिसिस के लिए, मालिकुलर एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो ये यीस्ट है, लेकिन इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो प्रोटोजोआ से बिलोंग करती है, तो उसको हमने प्रोटोजोआ में कवर करना है अकॉर्डिंग टू माइक्रोबियोलॉजी। बाकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ट्राइमेथोप्रीम और सल्फोमिथोक्साजोल होती है। तो यहाँ तक तो हमने पूरा अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस कर लिया और ये पार्ट 2 यहाँ पर खत्म हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।